प्रेम द हिडन वॉरियर एपिसोड 46 असफल जहर। प्रेम और राम सहाय दोनों खोखले पेड़ में कान लगाकर अंदर की बातें सुन रहे थे। जहर राज के कहने पर आदमी अपनी जगह से खड़ा होता है और पेड़ के बाहर की तरफ चला जाता है। आदमी बाहर जाते हुए खुद से कहता है, लगता है मालिक इस जहर राज के बारे में सही थे। समय रहते अगर इसे नहीं मारा गया तो यह मालिक के लिए मुसीबत बन जाएगा। इतना सोचते हुए आदमी खोखले पेड़ से बाहर आ जाता है। आदमी के बाहर आते ही प्रेम और राम सहाय दोनों छिप जाते हैं। आदमी पहले अपने चारों तरफ देखता है, फिर वापस उसी रास्ते पर चलने लगता है जहां से वह आया था। आदमी को वापस जाता देखकर प्रेम राम सहाय को उसका पीछा करने का इशारा करता है, क्योंकि वह लोग जानते थे कि इसके मालिक ने जहर राज को मारने का आदेश दिया है। राम सहाय प्रेम के साथ उस आदमी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद आदमी एक स्थान पर रुक जाता है। आदमी के रुकते ही प्रेम और राम सहाय भी उससे कुछ दूरी पर रुक जाते हैं। आदमी रुककर अपने पास से एक बांसुरी जैसी चीज निकलता है और उसमें किसी चीज को डालने लगता है। राम सहाय जो छिपकर यह सब देख रहा था, वह आदमी के हाथ में बांसुरी जैसी चीज को देखकर प्रेम से धीमी आवाज में कहता है, राजकुमार यह अपने लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए सूचना यंत्र का प्रयोग करने वाला है। अगर एक बार इस सूचना यंत्र से सूचना भेज दी गई तो इस आदमी के लोग कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ना तो जहर राज बचेगा और ना ही हम। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम बिना देरी के एक चांदी की निकलता है और सीधे आदमी की तरफ फेंक देता है। चांदी की सीधे आदमी के गार्डन में लग जाती है और आदमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। आदमी को अचानक जमीन पर गिरे देखकर राम सहाय परेशान होकर प्रेम से पूछता है, राजकुमार क्या आपने इसे मार दिया? प्रेम मुस्कुराकर अपना सरनामे हिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, यह बिना मेरी इजाजत के नहीं मार सकता, बस यह कुछ देर के लिए बेहोश हुआ है। राम सहाय से इतना कहकर प्रेम आदमी के पास जाता है और उसके हाथ से उसकी भंडारण अंगूठी निकाल लेता है और तुरंत उस पर अपनी खून की एक बूंद डालकर उसके अंदर देखता है। भंडारण अंगूठी के अंदर काफी सोने के सिक्के रखे हुए थे और उसमें कुछ जड़ी बूटियां भी थी। प्रेम उन सभी को अपनी भंडारण अंगूठी में रखकर वापस राम सहाय के पास आ जाता है। प्रेम की चोरी करने की आदत अब राम सहाय को समझ आ रही थी। जब से उसके राजकुमार सही हुए थे, पता नहीं क्यों वह लोगों की चीज चोरी करने के अवसर ढूंढते रहते थे। प्रेम को किसी दूसरे की भंडारण अंगूठी को अपने पास रखते देखकर राम सहाय एक गहरी सांस लेता है। इसके सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता था। प्रेम राम सहाय के पास आकर खोखले पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब हमें जहर राज के पास चलना चाहिए, क्योंकि हम उसी के लिए यहाँ आए थे। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय और प्रेम दोनों खोखले पेड़ की तरफ चल देते हैं। पेड़ के पास पहुंचकर राम सहाय अंदर जागते हुए कहता है, राजकुमार वह इस समय यही है, क्या हमें अंदर चलना चाहिए? राम सहाय बिना प्रेम की तरफ देख यह सब कह रहा था, लेकिन जैसे ही राम सहाय पीछे मुड़कर प्रेम की तरफ देखता है, वह हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रेम पहले ही पेड़ के अंदर जा चुका था। राम सहाय भी बिना देरी के अपने कदम प्रेम के पीछे बढ़ा देता है। दो अनजान लोगों को पेड़ के अंदर आता हुआ देखकर जहर राज सतर्क हो जाता है और अपनी जगह से खड़े होकर अपनी भारी आवाज में प्रेम और राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? जहर राज के पूछने पर प्रेम कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अपने चारों तरफ देखने लगता है। अंदर से पेड़ काफी बड़ा था और सबसे अजीब बात यह थी कि उस पेड़ के अंदर एक इंसान के रहने लायक हर सुख सुविधा थी। प्रेम अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सोचा था इस खोखले पेड़ के अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां तो बहुत कुछ है। प्रेम के कहने का मतलब था, बाहर से वीरान जंगल का पेड़ देखने से कोई नहीं कह सकता था कि अंदर एक इंसान के रहने की जगह होगी। प्रेम की बात को नजरअंदाज करते हुए जहर राज प्रेम और राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, लेकिन तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हो। जहर राज की बात सुनकर प्रेम वहां पर रखी एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है और अपने हाथ सामने की तरफ बांधते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम साफ साफ बात करना चाहते हो तो यही सही, मुझे उसे जहर का तोड़ चाहिए जो जहर तुमने महल में किसी को दिया था। प्रेम की बात सुनकर जहर राज के चेहरे पर कुछ परेशानी आ जाती है, लेकिन तुरंत अपनी परेशानी को छुपाते हुए जहर राज कहता है, कौन सा जहर? मैं किसी जहर के बारे में नहीं जानता। क्या सच में तुम किसी जहर के बारे में नहीं जानते? जहर राज की बात सुनकर प्रेम अपने चेहरे पर एक कतलाना मुस्कान के साथ कहता है। प्रेम के चेहरे की मुस्कान को देखकर एक पल के लिए जहर राज को अपने अंदर डर की लहर महसूस होती है, लेकिन कुछ ही पल में जहर राज उस डर को नजरअंदाज कर देता है और प्रेम की आंखों में आंखें
डालकर कहता है, तुम साफ साफ कहो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम किस जहर की बात कर रहे हो। जहर राज की बात सुनकर प्रेम समझ जाता है कि वह कुछ ना पता होने का नाटक कर रहा है। प्रेम सख्त आवाज में कहता है, मैं इस जहर की बात कर रहा हूं जिससे तुम्हारा यह चेहरा जला है और जिसकी भरपाई के लिए तुम सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो। अब प्रेम की बात सुनकर जहर राज के चेहरे पर डर और चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे, जो उसके छुपाने के बाद भी नहीं चुप रहे थे। जहर राज डरते हुए प्रेम की तरफ देखकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता। जहर राज की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और खोखले पेड़ के अंदर रखी हुई चीजों को ध्यान से देखने लगता है। खोखले पेड़ के अंदर काफी बोतलें दिखाई दे रही थी। उन सभी को प्रेम बारी बारी से देख रहा था और उनसे निकल रहे धुएं से साफ पता चल रहा था कि यह सारी जहर की बोतलें हैं। प्रेम जहर की बोतलों को देखते हुए जहर राज से कहता है, जहर राज, आपको इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, बस आप इतना समझ लीजिए, अगर आप मेरा कहा मानेंगे तो मैं आपको यहां से सही सलामत जाने दूंगा, वरना आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। प्रेम की बात सुनकर जहर राज को गुस्सा आने लगता है। जहर राज जहर कबीले के सबसे अच्छे जहर बनाने वालों को कहा जाता था और आज तक जहर राज से किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी। जहर राज गुस्से से प्रेम को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा जिसके लिए मैं जहर बनाया था। अगर उसे पता चल गया कि कोई मुझे मारना चाहता है तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जहर राज की बात सुनकर प्रेम और राम सहाय दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने सामने खड़े दोनों लोगों को इस तरह हंसते देखकर जहर राज परेशान होकर सोचने लगता है, इन लोगों को क्या हुआ, क्या मेरे किसी जहर का असर इन पर भी हो गया है। प्रेम अपनी हंसी को काबू करते कहता है, जिस इंसान पर तुम भरोसा करके अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो वही इंसान तुम्हें मरने वाला था। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो कब का तुम्हारे जा चुके होते। प्रेम की बात सुनकर जहर राज कुछ देर तक कुछ समझ नहीं पाता है, इसीलिए वह प्रेम से पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जहर राज के पूछने पर प्रेम राम सहाय को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद राम सहाय पेड़ से बाहर चला जाता है और एक आदमी को लेकर वापस आ जाता है। वह आदमी बेहोश था लेकिन जहर राज उसे तुरंत पहचान लेता है। यह वही आदमी था जो कुछ देर पहले जहर राज से मिलने आया था। आदमी को इस तरह बेहोश देखकर जहर राज प्रेम और राम सहाय की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो, क्या तुम इस इंसान को मारना चाहते हो। जहर राज की बात पर प्रेम आदमी के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसके हाथ में जो चीज है क्या तुम उसे जानते हो। प्रेम के कहने पर जहर राज आदमी के हाथ में पकड़ी बांसुरी जैसी चीज को देखकर कहता है, हाँ, यह तो सूचना यंत्र है जिससे दूर तैनात की गई सी को अपने स्थान की सूचना दी जाती है। जहर राज की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में काफी बुद्धिमान हो, तुम सही कह रहे हो, यह सूचना यंत्र ही है जो तुम्हारे हत्यारों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। प्रेम की बात सुनकर जहर राज कुछ देर शांत रहते हैं और इस विषय पर ध्यान से सोचता है। जहर राज को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह जिस व्यक्ति के लिए जहर बना रहा है वह एक क्रूर व्यक्ति है, क्योंकि जैसा जहर उसने बनाने के लिए कहा था वह जहर किसी भी इंसान को मौत की भीख मांगने के लिए मजबूर कर सकता था। यह सब सोचते हुए जहर राज को यकीन हो जाता है कि अगर उसकी कोई बात उसे इंसान को अच्छी नहीं लगी जिसके लिए उसने जहर बनाया था तो वह उसे मारने के लिए एक पल भी नहीं लगाएगा। यह समझ आते ही जहर राज अपने अंदर गुस्सा और डर दोनों की भावनाएं एक साथ महसूस होती है। जहर राज को चुपचाप खड़ा देखकर प्रेम धीमी और साफ आवाज में कहता है, यह मत सोचना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर तुमने उस जहर का तोड़ मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। प्रेम की बात सुनकर जहर राज को डर तो लग रहा था लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। जहर राज अपने पास से एक सीसी निकलते हुए कहता है, कोशिश अच्छी है मुझे मारने की, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुम इस जहर से बच गए तो दोबारा मुझे मारने के बारे में सोच सकते हो। इतना कहकर जहर राज जहर से भारी सीसी को खोलकर प्रेम के ऊपर फेंक देता है। राम सहाय प्रेम से कुछ दूरी पर खड़ा था, इसलिए वह समय रहते प्रेम को उस जगह से नहीं बचा पाता है और सारा जहर प्रेम के ऊपर गिर जाता है। राम सहाय को प्रेम के लिए काफी चिंता हो रही थी, लेकिन जहर राज इस इंतजार में था कि कब उसके सामने खड़ा इंसान अपने घुटनों पर बैठकर अपनी मौत की भीख मांगे। लेकिन कहते हैं जो हम कभी
कभी सोचते हैं वैसा नहीं होता है, और आज शायद जहर राज की किस्मत भी ऐसी ही थी, क्योंकि वह तो प्रेम को दर्द से तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन प्रेम के ऊपर उसे जहर का कोई असर नहीं होता है। प्रेम जैसे का तैसा अपनी जगह पर खड़ा रहता है। असल में प्रेम ने जब महाराज का रूप बदला था तब उसने अपने शरीर के ऊपर एक ऐसा लेप लगा लिया था जिसके ऊपर किसी भी जहर का असर नहीं होता था, और जिससे प्रेम हर जहर से सुरक्षित रहता। प्रेम अपने चेहरे से जहर को किसी पानी की तरह साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी लेकिन तुम हारे। यह छोटे मोटे जहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। प्रेम को इतनी आराम से अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा देखकर जहर राज हैरान होकर अपनी जगह पर जम सा जाता है। जहर राज को लोग ऐसे ही चेहरों का राजा नहीं कहते थे। जहर राज कोई भी हो, उनके द्वारा बनाए गए जहर की एक बूंद भी इंसान को मारने के लिए पर्याप्त होती है। जहर राज अपने जहर को असफल होता देखकर तुरंत कई जहर की बोतली निकाल लेता है और एक साथ कई बोतलों का जहर प्रेम पर फेंक देता है। इस बार भी जहर राज की उम्मीद के विपरीत प्रेम अपने चेहरे को साफ करते हुए अपने कदम जहर राज की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जहर राज, तुमने अपने सभी जहरों का प्रयोग कर लिया है, अब एक शहर मेरा भी देखो। प्रेम इतना कहकर एक चांदी की सुई सीधे जहर राज की तरफ फेंक देता है। इससे पहले जहर राज उस सुई से बचने के लिए कुछ कर पाता, वह सुई सीधे जहर राज के गाल में जाकर लग जाती है। जहर राज का चेहरा एक तरफ से पहले ही जला हुआ था, लेकिन प्रेम की सुई लगाते ही जहर राज को अपना आधा चेहरा जलता हुआ महसूस होता है। जहर राज तुरंत सुई को निकालकर फेंक देता है और अपने चेहरे पर पानी डालने लगता है। जहर राज को ऐसा लग रहा था मानो उसके आधे चेहरे में किसी ने आग लगा दी हो। जहर राज दर्द से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए प्रेम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुमने यह कौन सा जहर इस्तेमाल किया है? लेकिन इससे पहले जहर राज अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अपनी चेहरे से कुछ गिरता हुआ महसूस होता है। जहर राज हाथ लगाकर अपने चेहरे को छूता है तो उसके हाथों में उसके चेहरे की खाल आ जाती है। जहर राज समझ जाता है यह वही जहर था जिसे उसने बनाया था और जिसकी वजह से उसका पहले भी आधा चेहरा चल चुका था। जहर राज तुरंत अपने चारों तरफ देखने लगता है। उसे एक बक्सा दिखाई देता है जिसे खोलकर उसमें से एक बोतल निकालकर जहर राज तुरंत पी जाता है। यह उसी जहर का तोड़ था जिसे उसने बनाया था। प्रेम भी उस बक्से को देख लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और चुपचाप आगे जो होने वाला था उसे देखने लगता है। जहर का तोड़ पीने के बाद जहर राज इंतजार करने लगता है उसकी तकलीफ खत्म होने का, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद जहर राज की उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह समझ चुका था कि उसके साथ खेल खेला गया है। एपिसोड 47 अपहरण की खबर। जहर राज अपनी हैरानी से बड़ी हो चुकी आंखों के साथ प्रेम की तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो जहर उसने बनाया था उसका तोड़ पीने के बाद भी उस जहर का असर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। प्रेम जहर राज के कुछ पूछने से पहले ही धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सही सोच रहे हो, यह जहर वह जहर नहीं है जिसे तुमने बनाया था। यह मेरा बनाया हुआ जहर है जिसके ऊपर दुनिया का कोई भी जहर नाशक असर नहीं करता है। प्रेम की बात सुनकर जहर राज को अपने चेहरे की जलन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। जहर राज अपने चेहरे को नाखूनों से खरोचते हुए कहता है, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, तुम कोई जहर राज नहीं हो सकते हो। पूरे जहर कबीले में केवल मैं ही जहर राज हूं, तो तुम कौन हो? जहर राज की बिगड़ी हुई हालत देखकर राम सहाय जो चुपचाप खड़े होकर अपने सामने भयानक दृश्य को देख रहा था, वह प्रेम से धीमी आवाज में कहता है, राजकुमार, अगर यह मर गया तो हम उस जहर का तोड़ नहीं ले पाएंगे। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम अपनी आंखों से राम सहाय को शांति से सब कुछ देखने को कहता है। फिर जहर राज की तरफ देखते हुए कहता है, मरने से पहले तुम्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हें मरने वाला कौन है। इतना कहकर प्रेम धीरे से उस बक्से को उठा लेता है जिससे जहर राज ने जहर का तोड़ निकाला था। प्रेम बक्से को उठाते हुए कहता है, मैं वही हूं जिसे मारने के लिए तुमसे यह जहर बनवाया गया था। यह बात प्रेम ने जहर राज के कानों में कही थी, जिसे सुनकर जहर राज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत उसे के हाथों होगी जिसे मारने के लिए उसने जहर बनाया था। इसी के साथ जहर राज की जिंदगी का सफर प्रेम के हाथों खत्म हो जाता है। लेकिन मरते हुए जहर राज की आंखों में निराशा और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। जहर के तोड़ को लेकर प्रेम राम सहाय के पास आकर कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए। राम सहाय जहर राज की तरफ देखते हुए कहता है, और यह? जिस पर प्रेम पेड़ के बाहर जाते हुए कहता है, इसके कर्मों की यही सजा है। इतना कहकर प्रेम पेड़ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर राम सहाय बेहोश पड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए प्रेम से पूछता है, राजकुमार, यह उसे रहस्यमय इंसान के बारे में काफी कुछ जानता है, क्या हमें इसे अपने साथ ले चलना चाहिए? यह भी कोई पूछने की बात है, ले चलो इसे अपने साथ, हमें भी इसकी खातिरदारी करनी है।
राम सहाय के पूछने पर प्रेम हंसते हुए कहता है। राम सहाय उस बेहोश पड़े आदमी को अपने कंधों पर उठाकर प्रेम के साथ वीरान जंगल के बाहर की तरफ चलने लगता है। जंगल के बाहर आने से पहले ही प्रेम और राम सहाय को बाहर हो रही हलचल सुनाई दे रही थी। एक तेज आवाज आती है, तुम सभी राज्य में हर जगह फैल जाओ और राज्य के हर कोने की अच्छे से तलाशी दो। महाराज राज्य में ही कही है। इस आवाज को सुनकर प्रेम समझ जाता है कि जैसा उसने सोचा था, महाराज के अपहरण की खबर पूरे राज्य में फैल गई थी और इस वजह से शक्ति प्रदर्शन की प्रतियोगिता की स्थगित कर दी गई थी। प्रेमू राम सहाय दोनों के चेहरे बदले हुए थे। इसी वजह से उन्हें पहचान पता चलने की कोई चिंता नहीं थी। चिंता थी तो केवल उस बेहोश आदमी कि जो राम सहाय के कंधे पर था। बाहर की हलचल को सुनकर राम सहाय चिंतित होकर प्रेम से पूछता है, राजकुमार अब हम क्या करें? बाहर महाराज के अपहरण की खबर फैल चुकी है और राज्य में हर तरफ सैनिक पहरा दे रहे हैं। अगर इस परिस्थिति में हम इस आदमी को लेकर बाहर गए तो हम आसानी से पकड़े जा सकते हैं। प्रेम भी यह बात अच्छे से जानता था। प्रेम राम सहाय की बात सुनकर किसी सोच में डूब जाता है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक प्रेम की आंखों में चमक आ जाती है। प्रेम राम सहाय की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या भंडारण अंगूठी में किसी जीवित प्राणी को डाला जा सकता है? प्रेम के पूछने पर राम सहाय एक पल रुक कर कहता है, भंडारण अंगूठी मुख्य रूप से निर्जीव वस्तुओं के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर फिर भी हम किसी जीवित प्राणी को उस अंगूठी में रखते हैं तो वह मुश्किल से 1 घंटा ही जीवित रह सकता है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। प्रेम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, इतना समय पर्याप्त है हमें अपने स्थान पर पहुंचने के लिए। इतना कहकर प्रेम आदमी को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लेता है और राम सहाय के साथ जंगल के बाहर आ जाता है। बाहर आकर प्रेम और राम सहाय को हर तरफ महल के सैनिक दिखाई दे रहे थे, जो हर एक चीज की अच्छे से तलाशी ले रहे थे। रास्ते से गुजर रही हर घोड़ा गाड़ी को रोककर सैनिक उस घोड़ा गाड़ी के अंदर और बाहर अच्छे से देखने के बाद ही उसे आगे जाने दे रहे थे। प्रेम सेन को द्वारा की गई खोज को देखकर एक लंबी सांस लेता है और वैद्य देव दत्ता के घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। राम सहाय भी प्रेम के साथ चल देता है। अभी उन दोनों ने कुछ ही कम लिए थे कि तभी एक घोड़े से सैनिक उनके पास आता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको, तुम दोनों कौन हो? मैं आज से पहले तुम लोगों को राज्य में पहले कभी नहीं देखा। सैनिक के रोकने पर प्रेम और राम सहाय अपनी जगह पर रुक जाते हैं। सैनिक अपने घोड़े से नीचे उतरकर प्रेम और राम सहाय के पास आकर फिर से पूछता है, बताओ तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? राम सहाय और प्रेम ने जो रूप धारण किया था उसे देखने से प्रेम राम सहाय का पुत्र मालूम पड़ता था। प्रेम इसी बात का फायदा उठाते हुए सैनिक से अपने भरे हुए गले से कहता है, मेरे पिता बस कुछ दिन की मेहमान है। मैंने आपके राज्य में एक महान वैद्य के बारे में सुना है, बस मैं उन्हें ही अपने पिता को दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय प्रेम को अविश्वास से देखने लगता है। पिछली बार जब प्रेम ने राम सहाय को अपना पिता बनाया था तब उसे राजहंस मोती को जागृत करना पड़ा था, जिसमें पता नहीं कैसे पर राम सहाय सफल हो गया था। लेकिन आज तो प्रेम ने उसे कुछ दिन का मेहमान बना दिया था। लेकिन कुछ भी हो, राम सहाय प्रेम के लिए पूरी तरह से समर्पित था। इसलिए राम सहाय प्रेम के झूम को सच साबित करने के लिए अपने सीने पर हाथ रखकर हाँफने लगता है। प्रेम के साथ खड़े बूढ़े इंसान की हालत देखकर सैनिक कुछ देर प्रेम और राम सहाय को देखता है, फिर उनके सामने से हट जाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है, अरे तुम कैसे पुत्र हो? अपने पिता की ऐसी हाथ में उन्हें पैदल ले जा रहे हो? जल्दी जाओ, कहीं हर वैद्य के पास पहुंचने से पहले ही इनके प्राण ना चले जाएं। सैनिक की बात सुनकर प्रेम राम सहाय को सहारा देते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद प्रेम जब पीछे मुड़कर देखता है तब वह खुद को सैनिकों की भीड़ से काफी दूर आ चुका था। प्रेम तुरंत राम सहाय का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें जितना मेरा फायदा उठाना था तुम उठा चुके हो, अब अपने आप अपने पैरों पर चलो। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। राम सहाय करता भी तो क्या? प्रेम की बात मानकर राम सहाय प्रेम के साथ चलने लगता है। राम सहाय और प्रेम अभी आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। महल के ऊपर एक बड़ा सा उड़ने वाला जानवर नजर आ रहा था। वह जानवर धीरे धीरे करके महल के सामने उतरता है और उससे 2 बूढ़े लोग नीचे उतरते हैं। प्रेम दूर से यह सब देख रहा था। प्रेम उन दोनों बूढ़े लोगों में से एक को जानता था। उनमें से एक राजकुमार तेजस के गुरु थे। राजकुमार तेजस के गुरु को अपने सामने देखकर प्रेम राम सहाय से पूछता है, मैंने सुना था राजकुमार तेजस के गुरु वापस अपने गुरुकुल चले गए थे, तो फिर वह वापस क्यों आए हैं और उनके साथ दूसरा व्यक्ति कौन है? प्रेम के पूछने पर राम सहाय दूसरे व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है और जब राम सहाय को दूसरा व्यक्ति दिख जाता है तो वह प्रेम को बताते हुए कहता है,
यह आध्यात्म गुरुकुल के महागुरु है जो राजकुमार तेजस के गुरु के साथ यहां आए। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम अपने मन में सोचते हुए कहता है, आध्यात्म गुरुकुल के महागुरु और राजकुमार तेजस के गुरु दोनों एक साथ यहाँ क्या करने आए हैं? कहीं इन्हें मेरे किए गए कामों के बारे में तो नहीं पता चल गया जिसकी वजह से यह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। असल में प्रेम को लग रहा था महागुरु और राजकुमार तेजस के गुरु दोनों प्रेम को सबक सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रेम ने उनके गुरुकुल के एक शिष्य को दंडित करवाया था, वह भी उसी के पिता के हाथों। लेकिन प्रेम को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि आध्यात्म गुरुकुल के गुरु और महागुरु को आता देखकर सभी सैनिक अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और उन्हें सम्मान देने लगते हैं। जिसके बाद महागुरु और गुरुदेव दत्त महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उन दोनों के अंदर चले जाने के बाद प्रेम और राम सहाय भी वैद्य देव दत्ता के घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। उन्हें समय रहते वहां पहुंचा था, क्योंकि उनकी जरा सी देरी किसी की जान भी ले सकती थी और प्रेम नहीं चाहता था कि वह आदमी उसके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मर जाए। प्रेम जल्दी जल्दी वैद्यदेव दत्ता के घर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, जल्दी चलो नहीं तो वह आदमी मेरी भंडारण अंगूठी के अंदर ही अपने प्राण त्याग देगा। इतना कहकर प्रेम और राम सहाय दोनों कुछ ही देर में वैद्यदेव दत्ता के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाने पर प्रेम को राघवेंद्र दिखाई देता है। प्रेम चारों तरफ देखते हुए राघवेंद्र से पूछता है, वैद्य जी कहाँ है? जिस पर राघवेंद्र उदास होकर कहता है, आपके आने से कुछ देर पहले ही महल के कुछ सैनिक वैद्य जी को यहां से ले गए थे, लेकिन क्यों? राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम उससे पूछता है, जिस पर राघवेंद्र अपना सरनामे हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, बस वह लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे। राघवेंद्र की सारी बात सुनकर प्रेम एक लंबी सांस भरते हुए पूछता है, क्या किसी को महाराज के बारे में कुछ पता चला? प्रेम के पूछने पर राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, सैनिकों ने महाराज को देखा तो था लेकिन उन्हें पहचान नहीं और वह लोग बिना महाराज को पहचाने यहां से चले गए। राघवेंद्र और प्रेम दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि समसहाय प्रेम को याद दिलाते हुए कहता है, राजकुमार उसे बाहर निकलिए नहीं तो वह मर जाएगा। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम अपनी याददाश्त को कोसते हुए अपनी भंडारण अंगूठी से एक इंसान को निकालकर गोल पत्थर पर लेटा देता है। एक और इंसान को घर में देखकर राघवेंद्र प्रेम से पूछता है, यह कौन है और अब आप इसे क्यों उठाकर लाए हैं? राघवेंद्र के पूछने पर प्रेम पत्थर पर लेटे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह व्यक्ति रहस्यमयी इंसान का आदमी है जो महल में रहकर महल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और इतना ही नहीं, यही आदमी जहर राज से छोटे और बड़े को तड़पने के लिए जहर लेकर आया था। प्रेम की बात सुनकर राघवेंद्र को भी अब अपने सामने बेहोश पड़े इंसान पर गुस्सा आ रहा था। राघवेंद्र गुस्से से कहता है, सच में यह और इसका मालिक दोनों क्रूर इंसान है जिनके हृदय में इंसानियत बची ही नहीं है। एक जिस घर में रहता है उसी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचता है, तो दूसरा बेगुनाह लोगों को मौत से भी बदतर जिंदगी देने के लिए काम करता है। इतना कहकर राघवेंद्र पत्थर पर लेते इंसान को हिलाते हुए कहता है, राजकुमार क्या यह मर गया है? राघवेंद्र के पूछने पर प्रेम आदमी की नब्ज चेक करता है और अपना सरनामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, यह मरा नहीं है, बस कुछ देर के लिए बेहोश है। इसे भी वही ले चलो जहां महाराज को रखा है। प्रेम के कहने पर राघवेंद्र और राम सहाय दोनों आदमी को उठाकर उस कमरे में ले आते हैं जहां महाराज को रखा गया था। प्रेम जिन दो लोगों से सवाल जवाब करना चाहता था उन दोनों को आमने सामने कुर्सी पर बांध देता है। उसके बाद प्रेम अपना और राम सहाय दोनों के चेहरे से मेकअप हटा देता है और अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। प्रेम महाराज को भी उनके वास्तविक रूप में ले आता है। इतना सारा काम खत्म करने के बाद प्रेम महाराज और उनके सामने बैठे आदमी को कई जगह चांदी की सुइयां लगा देता है और एक एक गोली दोनों को खिला देता है। प्रेम को यह सब करता देखकर राघवेंद्र पूछता है, राजकुमार आप यह क्या कर रहे हैं? क्या आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं? राघवेंद्र के पूछे सवाल पर प्रेम एक पल उसे देखता है, फिर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है, अगर यह दोनों ठीक नहीं हुए तुम मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? इसीलिए इन लोगों का ठीक होना बहुत आवश्यक है। इतना कहने के बाद प्रेम अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैं कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूं, 2 घंटे बाद इन दोनों को होश आ जाएगा, तब मुझे उठा देना। इतना कहकर प्रेम वैद्य देव दत्ता के घर में बने एक कमरे में जाकर लेट जाता है। प्रेम पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोया नहीं था, इसीलिए अगर अभी उसने अपनी नींद पूरी नहीं की तो आगे चलकर उसके लिए दिक्कत हो सकती थी। रही बात राम सहाय की, तो वह अपनी आध्यात्मिक चक्रों को 2 बार शुद्ध कर चुका था, इसीलिए उसे नींद की इतनी आवश्यकता नहीं थी। प्रेम के चले जाने के बाद राम सहाय और राघवेंद्र दोनों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब 2 घंटे खत्म हो और प्रेम का काम शुरू हो। इधर इन सबसे अलग महल के अंदर एक अलग तूफान आया हुआ था।
एपिसोड 48 महल में हलचल। एक तरफ प्रेम अपने सवालों के जवाब मिलने की खुशी में आराम से सो रहा था तो दूसरी तरफ महल के अंदर एक अलग तूफान आया हुआ था। वैद्य देव दत्ता को जो सैनिक ले गए थे वह वैद्य देव दत्ता को सीधे उस घर में ले जाते हैं जहां राजकुमार तेजस को सजा के रूप में रहने के लिए कहा गया था। उस घर में इस वक्त काफी लोग मौजूद थे। महल के उच्च दर्जे के लोग वहां पर खड़े होकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। वैद्य देव दत्ता को आता देखकर वहां पर मौजूद लोग उन्हें आगे जाने का रास्ता दे देते हैं। आगे जाकर वैद्य देव दत्ता को सामने जमीन पर दो लोग काफी गंभीर हालत में पड़े दिखाई देते हैं। गंभीर हालत में जमीन पर पड़े लोग और कोई नहीं बल्कि राजकुमार तेजस और राजकुमार संजय थे, जिनकी हालत काफी गंभीर लग रही थी। राजकुमार तेजस के हाथ और पेट से काफी खून बह रहा था और राजकुमार संजय उनसे कुछ ही दूरी पर जमीन पर अधमरी से हालत में पड़े थे और उनके भी कपड़े खून से सने हुए थे। राजकुमार संजय के वस्त्रों पर लगे खून को देखकर यह कोई नहीं कह सकता था यह खून उनका है। यह राजकुमार तेजस का वैद्य देव दत्ता इससे पहले आगे कुछ समझ पाते छोटी रानी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिर मेरे दोनों बच्चों की हालत ऐसी किसने की ढूंढो, वह कौन अपराधी है जो राज परिवार के सदस्यों को हानि पहुंचाना चाहता है। छोटी रानी की बात सुनकर कुछ लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद छोटी रानी वैद्य देव दत्ता के पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, वैद्य जी आप तो इस राज्य के सबसे प्रतिभाशाली वैद्य है, कृपया करके आप राजकुमार तेजस और राजकुमार संजय को ठीक कर दीजिए और राज परिवार की इस कठिन परिस्थिति में राज परिवार के दोषी को ढूंढने में मदद करिए। छोटी रानी की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता एक पल रुक कर कहते हैं, छोटी रानी आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा कर रही है। मैं अपनी तरफ से दोनों राजकुमारों को उनकी पहले की स्थिति में लाने की हर संभव कोशिश करूंगा और इस राज परिवार के अपराधी को भी ढूंढने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। इतना कहने के बाद वैद्य देव दत्ता सबसे पहले राजकुमार तेजस के पास जाते हैं क्योंकि उनका काफी खून बह चुका था। सैनिकों की मदद से वैद्य देव दत्ता राजकुमार तेजस को एक कमरे में ले जाते हैं और उनका उपचार करने लगते हैं। पहले वैद्य देव दत्ता ने सोचा कि वह प्रेम की तरह घाव को सिलचर ठीक कर दें, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस विचार को त्याग दिया और अपनी पुरानी उपचार पद्धति से राजकुमार तेजस का उपचार करने लगे। सबसे पहले वैद्य देव दत्ता ने चांदी की सुइयों को राजकुमार तेजस के घाव के आसपास लगा दिया ताकि वह राजकुमार तेजस के बह रहे खून को रोक सके। उसके बाद वैद्य देव दत्ता ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके उनके घावों को वापस ठीक करना शुरू कर दिया। आधे दिन के कठिन परिश्रम के बाद वैद्य देव दत्ता अपने काम को पूरा कर लेते हैं और कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। वैद्य देव दत्ता के दरवाजा खोलते ही सभी लोग उनसे राजकुमार तेजस की सेहत कैसी है इस बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वैद्य देव दत्ता सभी से कहते हैं, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार तेजस अब खतरे से बाहर है, कुछ ही दिनों के आराम के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वैद्य देव दत्ता राजकुमार संजय की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। राजकुमार संजय की हालत देखकर वैद्य देव दत्ता कुछ सोचते हैं और फिर उन्हें भी सैनिकों की मदद से एक कमरे में ले जाते हैं और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। राजकुमार संजय पलंग पर लेटे हुए थे और वैद्य देव दत्ता दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। कुछ देर देखने के बाद वैद्य देव दत्ता धीमी आवाज में कहते हैं, राजकुमार संजय अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वैद्य देव दत्ता के कहने के कुछ देर बाद राजकुमार संजय धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलते हैं और सामने खड़े वैद्य देव दत्ता को देखते हैं। राजकुमार संजय की आंखों में इस वक्त डर और घबराहट दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। राजकुमार संजय अपने चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या आपके सिवा यहां पर कोई नहीं है? राजकुमार संजय की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता बस अपना सर हिला देते हैं। वैद्य देव दत्ता का जवाब सुनकर राजकुमार संजय एक राहत की सांस लेते हैं। ऐसा लग रहा था मानो राजकुमार संजय ने अपनी सांसें काफी देर से रोक रखी थी। राजकुमार संजय की घबराहट और परेशानी देखकर वैद्य देव दत्ता राजकुमार संजय के पास जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सीधे सीधे राजकुमार संजय से पूछते हैं, राजकुमार संजय आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर राजकुमार संजय वैद्य देव दत्ता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, वैद्य जी क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? आप जो बोलेंगे वह मैं करूंगा। राजकुमार संजय की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, चिंता मत करिए राजकुमार संजय, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी उतनी मदद करूंगा। वैद्य देव दत्ता के आश्वासन देने पर राजकुमार संजय अपनी बात को कहना शुरू करते हैं। पिछली रात को
इतना कहते कहते राजकुमार संजय पिछली रात हुई चीजों को याद करने लगते हैं। पिछली रात को राजकुमार संजय किसी विषय पर महाराज से मिलने उनके कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में दो लोग एक आदमी को सहारा देते हुए वहां से जा रहे थे। यह दोनों और कोई नहीं बल्कि प्रेम और राम सहाय थे, जिन्होंने अपना रूप बदल रखा था और जो महाराज का अपहरण करके वहां से उन्हें ले जा रहे थे। राजकुमार संजय उन दोनों से बात करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। राजकुमार संजय से प्रेम की गई बातें और रात में मिलने आने का वादा सोच सोचकर राजकुमार संजय मन ही मन उत्साहित हो रहे थे। राजकुमार संजय अपने उत्साहित मन के साथ महाराज के कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें महाराज के कमरे के सामने उनके सुरक्षाकर्मी बेहोश हालत में जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। सैनिकों की हालत देखकर राजकुमार संजय घबरा जाते हैं और सैनिकों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी राजकुमार संजय उन सैनिकों को होश में नहीं ला पाते हैं। सैनिकों को होश में ना आता देखकर राजकुमार संजय परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है और उनका मन किसी अनजान खतरे के डर से भयभीत हो जाता है। अपने डर पर काबू करते हुए राजकुमार संजय महाराज के कमरे में प्रवेश करते हैं और कमरे में महाराज को ना पाकर राजकुमार संजय का डर मानो हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा था। राजकुमार संजय तुरंत महाराज के कमरे से बाहर आ जाते हैं और भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। राजकुमार संजय को डर था, अगर किसी ने उन्हें इस वक्त महाराज के कमरे में देख लिया तो सारा इल्जाम उन्हीं पर आ जाएगा, लेकिन शायद राजकुमार संजय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई छिपकर उन्हें देख रहा है। राजकुमार संजय अपने कमरे में आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। आधी रात बीत जाने के बाद भी राजकुमार संजय को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके राजकुमार संजय की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब राजकुमार संजय की आंख खुलती है तो वह खुद को राजकुमार तेजस के सामने पाता है। राजकुमार तेजस के शरीर से बहते हुए खून को देखकर राजकुमार संजय की जान मानो के शरीर से बाहर निकल गई हो। पिछली रात के डर से ही राजकुमार संजय घबराए हुए थे और राजकुमार तेजस की हालत देखकर वह और ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है। राजकुमार संजय अपने हाथों की तरफ देखते हैं जिसमें एक चाकू था। अपने हाथों में चाकू देखकर राजकुमार संजय तुरंत उसे खुद से दूर फेंक देते हैं। राजकुमार संजय को अब धीरे धीरे करके सब समझ आ रहा था कि कोई उन्हें जानबूझकर राजकुमार तेजस के ऊपर हत्या करने के आरोप में फंसाना चाहता है। राजकुमार संजय अपने आप को किसी षड्यंत्र में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। राजकुमार संजय आगे कुछ सोचते तभी उन्हें बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। राजकुमार संजय तुरंत फेंके हुए चाकू को उठाकर अपने वस्त्रों में छुपा लेते हैं ताकि कोई भी उसे चाकू को ना देख पाए। चाकू को छुपाने के बाद राजकुमार संजय राजकुमार तेजस के सामने जमीन पर लेट जाते हैं और बेहोश होने का नाटक करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके वहां महल के बाकी लोग भी आ जाते हैं। यह सब राजकुमार संजय वैद्य देवदत्ता को बता देते हैं और अपने वस्त्र से चाकू निकालकर वैद्य देवदत्ता के सामने रख देते हैं। राजकुमार संजय की सारी बात सुनकर वैद्य देवदत्ता किसी सच में डूब जाते हैं। वैद्य देवदत्ता को याद आता है कि प्रेम ने भी महल में किसी अनजान शत्रु के होने के बारे में बताया था और आज राजकुमार संजय के साथ जो कुछ हुआ था उसे देखकर यह साफ लग रहा था कि कोई जानबूझकर राजकुमार संजय को सिंहासन से दूर करना चाहता है। वैद्य देवदत्ता को कुछ सोचता देखकर राजकुमार संजय घबराते हुए कहते हैं, वैद्य जी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप मुझे इस परिस्थिति में अकेला छोड़ देंगे? राजकुमार संजय की बात सुनकर वैद्य देवदत्ता अपना सरनामे हिलाते हुए कहते हैं, नहीं राजकुमार संजय, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त आपको बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने स्वास्थ्य को इसी तरह खराब रखने का नाटक करें ताकि लोगों को आपके ऊपर काम संदेह हो रही बात आपको बचाने की, तो तब तक आपको इस समस्या से बाहर निकालने के लिए कोई उपाय सोच लूंगा। वैद्य देवदत्ता की बात सुनकर राजकुमार संजय इस बारे में कुछ देर सोचते हैं, फिर अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में मेरी मदद करेंगे। राजकुमार संजय की बात सुनकर वैद्य देवदत्ता मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन तब तक आप बेहोश रहने का नाटक जारी रखेंगे। राजकुमार संजय भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमार संजय से बात करके वैद्य देवदत्ता कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चले जाते हैं। वैद्य देवदत्ता को बाहर आता हुआ देखकर सेनापति वैद्य देवदत्ता से पूछते हैं, राजकुमार संजय की हालत कैसी है, क्या वह ठीक है? सेनापति की बात सुनकर वैद्य देवदत्ता पहले उनकी तरफ देखते हैं, फिर उनके पीछे खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हैं।
लोगों का व्यवहार देखकर वैद्य देवदत्ता समझ जाते हैं कि लोगों को राजकुमार संजय के ऊपर महाराज के अपहरण और राजकुमार तेजस के ऊपर हुए हमले का संदेह हो गया है, लेकिन फिर भी वैद्य देवदत्ता लोगों का संदेह दूर करने की बजाय राजकुमार संजय के साथ की गई बात को याद करते हुए कहते हैं, सेनापति जी, राजकुमार संजय किसी चीज से बहुत अधिक डर गए हैं, इसीलिए इस वक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। अगर इस वक्त उन्हें किसी भी ऐसी घटना के बारे में बताया गया या पूछा गया जो उनके लिए सही नहीं है तो उनकी जान भी जा सकती है। वैद्य देवदत्ता की बात सुनकर सेनापति के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जो इंसान कुछ दिनों में उनकी बेटी का पति बनने वाला था, आज वह एक अपराधी की श्रेणी में आ चुका था, और रही बात उनके निर्दोष साबित होने की, तो इस वक्त उनकी हालत अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। सेनापति इन सब बातों के बारे में सोचते हुए दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। सेनापति के चले जाने के बाद वैद्य देवदत्ता छोटी रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, छोटी रानी, अब मुझे भी चलने की आज्ञा दें, मेरे मैरिज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैद्य देवदत्ता को वहां से जाने के लिए हाँ कहने से पहले छोटी रानी वैद्य देवदत्ता से पूछती हैं, वैद्य जी, क्या राजकुमार संजय इतने गंभीर रूप से बीमार है? छोटी रानी के द्वारा पूछे गए सवाल से वैद्य देवदत्ता एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहते हैं, जी छोटी रानी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप किसी और वैद्य को बुलाकर राजकुमार संजय का इलाज करवा सकती हैं। इतना कहकर वैद्य देवदत्ता बिना एक पल रुक वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वैद्य देवदत्ता इस बात से अनजान थे कि उस भीड़ में गुस्से से भारी दो आंखें उन्हें लगातार देखे जा रही थी, मानो वह आंखें वैद्य देवदत्ता को झूठ ना बोलने की चेतावनी दे रही हो। राजकुमार तेजस के घर से बाहर आकर वैद्य देवदत्ता एक गहरी सांस लेते हैं और अपने कदम अपने घर की तरफ बढ़ा देते हैं। वैद्य देवदत्ता रास्ते में चलते हुए यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि उनके जीवन में इतनी परेशानियां आना कब से शुरू हुई है। काफी देर सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि जब से वह राजकुमार प्रेम से मिले थे तभी से उनकी जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हो गई थी, और हर परेशानी पहले की परेशानी से बड़ी होती जा रही थी। अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हुए वैद्य देवदत्ता काफी देर चलने के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। वैद्य देवदत्ता को सामने ही राघवेंद्र और राम सहाय आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। राम सहाय को वहां देखकर वैद्य देवदत्ता राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, क्या राजकुमार प्रेम आ गए हैं? वह मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैद्य देवदत्ता की बात सुनकर राघवेंद्र और राम सहाय दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हैं, फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर वैद्य देवदत्ता को समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए वैद्य देवदत्ता अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो और राजकुमार प्रेम कहाँ है? वैद्य देवदत्ता बात सुनकर राघवेंद्र हंसते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम तो काफी समय पहले वापस आ गए थे और हमें 2 घंटे बाद उठाने के लिए कहा था। इतना कहकर राघवेंद्र चुप हो जाता है। राघवेंद्र को चुप देखकर वैद्य देवदत्ता राघवेंद्र पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तो इसमें हंसने वाली बात कौन सी है और तुमने उन्हें उठाया क्यों नहीं? वैद्य देवदत्ता के चिल्लाने पर राघवेंद्र कहता है, हम लोग उन्हें उठते ही जा रहे थे, लेकिन तभी सुमति आ गई और वह खुद राजकुमार प्रेम को उठाने के लिए कमरे में चले गए और अब उन्हें अंदर गए हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है। एंड कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।